Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and welcome you all to our today's English class. So, I request you, students, to open your course book, that is New Pathways, Unit 5, Man and Machine, Section 1, The Diamond Maker. We have already completed the half of the story. So you all know what the story is all about. The story is about the artificial diamond maker, right? A person who attempts to make artificial diamonds, and he spends almost around 15 years of his life in making those artificial diamonds. And he is narrating his story, his troubles, to the narrator of this story, right? Of this story, which is written by H.G. Wells. And they met near the Embankment, which is a street near the river Thames, right? जो सेंट्रल लंदन के पास है वहाँ पे. They met over there, and the diamond maker was ready to sell the diamonds that he made for £100, which is quite cheap for those diamonds. वो जो diamonds थे उसके लिए जो कीमत वो मांग रहा था वो काफ़ी कम थी, right? We already studied that, and the narrator was quite suspicious about that why he was selling it for so less. Might be वो diamonds ही नहीं है इसीलिए वो ऐसे sell कर रहा है. और उसने सोचा कि how can you just buy something in the dim light from a tramp. Tramp का मतलब मैंने आपको बताया था, that is a beggar, because ये जो डायमंड मेकर था उसका लुक कैसा था, he looked like a tramp. उसके कपड़े काफ़ी worn out थे. He was not at all dressed properly. The only thing which was his face, which looked quite sophisticated. Okay. And he tried to make diamond using the method of Daubery. You already studied over here. Who is Daubery? He was a French geologist known for his dangerous experiments on artificial production of minerals and rocks, right? Now I'm not going through the whole story because it's quite long. If you don't understand something, please let me know in the live class. अभी तक की जो स्टोरी ख़त्म हुई है, we have already gone through it. So let's come on the page where we just stopped, that is over here, जहाँ पे वो जो डायमंड मेकर है वो नरेटर को बताता है कि उसने डॉबरी के मेथड से एक स्ट्रॉन्ग बड़ा स्टील का सिलेंडर लिया, जिसके अंदर उसने अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे, यू कैन से वॉट एवर वॉज देयर, जैसे कि वो सूटेबल फ्लक्स, दैट मीन्स द केमिकल मिक्सचर, एंड द कार्बन पाउडर जो यूज़ करना था, वो सब उसने डाल के फर्नेस के पास लिट करके रखा हुआ था. एंड ही देन लेफ्ट फॉर द वॉक. व्हेन ही केम बैक एट दैट टाइम द केस वॉज एज इट इज़, मतलब वो स्टील का जो केस था वो सही ही था. और उसने बताया कि जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था वो कैसा था कि उसके अंदर टाइम का एलिमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो सूटेबल प्रेशर तक पहुंचेगा उसके बाद ही वो अच्छे से क्रिस्टल्स बनेंगे, राइट? सो आफ्टर सो मैनी थिंग्स दैट हैपेंड ओवर देयर, वो उसका जो ओपनिंग था अपैरेटस का, उसका स्टील का जो ओपनिंग उसने जो ओपन किया और अंदर से जो निकाला वो सही से नहीं बना था, बिकॉज ही माइट हैव ओपनड दैट स्टील केस इन हरी, और जितना टाइम उसको देना चाहिए था उतना टाइम वो उसको नहीं दे पाया. और फिर उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई वहाँ से, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अर्न, एंड ही वॉज लेफ्ट विदाउट मनी. ही वॉज क्वाइट पुअर. उसको एक दिन ऐसा भी निकालना पड़ा जब वो पूरे दिन उसके पास कुछ खाना नहीं था और कुछ नहीं था. ही डिडंट हैव अ जॉब, सो ही हैड टू बैग एंड ईट द फूड. देयर वॉज नथिंग टू सपोर्ट हिज लाइफ.
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़के ने उसको पैसे दिए एंड ही यूज्ड दैट मनी टू बाय द कोल। वो फर्नेस को लिट करने के लिए जो कोल चाहिए वो बाय करने के लिए उसने यूज़ कर दिए वो पैसे, और वो उसका जो फर्नेस था वो वापस ब्राइट हो गया। मतलब उसके अंदर उसने वापस वो जो मिक्सचर था जो उसने बनाया होगा वो उसने वापस रखा, दूसरा वाला, नॉट दैट वन, दैट माइट बी डिफरेंट वन, दिस इज़ डिफरेंट वन। तो वो उसने रखा और फिर सही से उसको ओपन किया, जितना टाइम देना चाहिए था उतना, एंड देन ही फाउंड 3 बिग डायमंड्स एंड 5 स्मॉल डायमंड्स। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक उसका जो नेबर था वॉज अ राइटर। ही केम ओवर देयर एंड ही कॉल्ड हिम एनार्किस्ट, जो हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि पर्सन हु गोज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है कंट्री का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट सीक्रेटली या ओपन में अगर कोई जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनार्किस्ट। तो जो उसके ऊपर स्पाई कर रहा था, उसका जो नेबर है वो उसके ऊपर स्पाई कर रहा था, एंड ही केम टू नो अबाउट समथिंग विच वॉज इलीगल। और उसने क्या किया था, वो सुबह पुलिस को मिल के आया था और पुलिस को उसने बोला कि द पुलिस माइट बी कमिंग एनी टाइम, एंड एट दैट मोमेंट द डायमंड मेकर रियलाइज्ड कि ही वॉज इन ट्रबल। आई थॉट I would have to tell the police my little secret and be punished for being an anarchist. So I gathered up my diamonds and left the home. So when he came to know कि उसका जो neighbor है, he had already informed police about what he was doing, he thought कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर वो वहाँ पे रुका. He might have to tell the police what he was doing, his secret, एंड ही माइट बी पनिश्ड फॉर बीइंग एन एनार्किस्ट, मतलब उसको शायद पुलिस जेल में डाल देती. इसीलिए उसने क्या किया, ही जस्ट गैदर्ड अप हिज डायमंड्स एंड लेफ्ट द होम. इफ आई गो टू अ रिस्पेक्टेबल ज्वेलर्स दे आस्क मी टू वेट एंड विस्पर टू द क्लर्क टू फैच अ पुलिस मैन. सो नाउ देर वॉज अ प्रॉब्लम इन सेलिंग बिकॉज ऑफ द वे ही यूज टू लुक. वो कैसा दिखता था, बैगर जैसा. सो ऑब्वियसली अगर कोई बैगर डायमंड बेचने जाएगा, so what will happen? They might suspect that he is the thief. उसने कहीं से चोरी किए हैं ये सारे डायमंड्स और इधर बेचने आया है. सो किसी भी रिस्पेक्टेबल ज्वेलर्स के पास वो जाता था. तो what happened over there, that they used to ask him to wait for him and they used to whisper to the clerk, मतलब जो उसका जो वहाँ पे काम करता होगा उसको बुला के they might have asked them to get a policeman. And I found out a person who buys stolen goods, and he simply kept the one I gave him and told me to get the police if I wanted it back. और उसने रिस्पेक्टेबल ज्वेलर्स के पास जाके देख लिया. नाउ आफ्टर गोइंग टू द रिस्पेक्टेबल ज्वेलर्स, जहाँ पे वो नहीं बेच सका अपने डायमंड्स, ही फाउंड इट अ पर्सन हु बाई स्टोलन गुड्स, मतलब चोरी की चीज़ें जो बेचता है, राइट, खरीदता है. सो वैसा एक आदमी उसने ढूंढ लिया. तो उसने क्या किया, ही जस्ट केप्ट वन ऑफ देम, उसका जो डायमंड्स था उसमें से उसने एक रख लिया. और फिर जो डायमंड मेकर था उसको बोला दैट यू नीड टू गो एंड कॉल द पुलिस इफ़ यू वांट योर डायमंड बैक. आई एम गोइंग अबाउट नाउ with several 100,000 pounds worth of diamonds round my neck and without either food or shelter. So this is a kind of irony that he has lots of money in the form of diamonds, right? Lots and lots of money he has in the form of diamonds, but he doesn't have food or shelter. Why? Because he is not able to sell those diamonds. That's the reason. Because the way he made it was illegal, and so nobody was ready to buy those diamonds from him. You are the first person I have taken into my confidence, but I like your face and I am in need. So ये जो डायमंड मेकर है उसने नरेटर को क्या बोला कि तुम पहले आदमी हो जिसको मैंने कॉन्फिडेंस में लिया है और जिसके ऊपर मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ, राइट. द डायमंड मेकर had trust in that person, and that's the reason he narrated his whole story. जो भी सच था वो पूरा सच उसने उसको बता दिया. He looked into my eyes. So the diamond maker looked into the eyes of narrator. It would be madness, said I,
for me to buy a diamond under these circumstances. Moreover, I do not carry hundreds of pounds about in my pocket. Yet I believe your story. If you like, come to my office tomorrow. I will buy. So here, when he was looking into his eyes, so over here you can understand कि जो diamond maker था, somewhere he had the trust that this person would buy the diamonds from him so that he can get food and shelter. But that didn't happen. What did the narrator say? It would be madness. That means I would be a mad person if I buy this from you. For me to buy a diamond under these circumstances. These circumstances means a person who is trying to sell the diamond in such a less it's such a cheap rate, right? इतना सस्ते में बेचने का ट्राई कर रहा है वो, and under the dim light from a tramp that is a beggar. He doesn't say those things, but yes, he is thinking in such a way कि जैसे हमने पहले भी आगे पढ़ा था कि उसने कहा कि कोई भी सेंसिबल आदमी होगा वो किसी ट्रैम्प से डायमंड्स तो नहीं ही खरीदेगा. सो इन द सेम वे ही वॉज ऑल्सो सेइंग दैट ओनली. और उसने ऐड किया कि आई डोंट कैरी हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स अबाउट इन माई पॉकेट. और उसने बोला कि राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच मनी, सो you can come to my office tomorrow. I will buy from you tomorrow. And he also said that yes, I do believe your story. Whatever you are saying might be truth or it is true, but right now I can't buy the diamond, and because I don't have that much amount of money. You think I am a thief, said he. You will tell the police. I won't fall into that trap. So जैसे ही उसने बोला कि तुम कल आ जाना, what did he think? The diamond maker thought कि the narrator is taking him as a thief. That means he doesn't believe his story and उसको लगता है कि वो एक thief है. और वो क्या करेगा narrator? He would be calling the police tomorrow. और जैसे ही the diamond maker बेचने आएगा उसको diamond, वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा. तो वो क्या बोलता है कि I am not going to fall into that trap. That means I am not going to come to your place and get caught by the police. I am sure you are no thief. Here is my card. Come when you will. So, narrator है वो उसको assure करता है कि I know that you are not a thief. You keep this card with me. ये मेरा card है. And whenever you want to come, you can come. That means कल आने की ज़रूरत नहीं है. If you want to come day after tomorrow or whenever you want to, whenever you feel that I am not lying, at that time you can come. He took the card and an assurance of my goodwill. सो जो डायमंड मेकर था उसने क्या किया? ही जस्ट टुक द कार्ड. उसके पास से कार्ड ले लिया. एंड एश्योरेंस ऑफ माई गुडविल. दैट मीन्स दैट ही हैड द फेथ इन द डायमंड मेकर एंड ही वोंट लेट नो हिज स्टोरी टू एनीबडी एल्स. ओके. थिंक बेटर ऑफ इट एंड कम, सेड आई. तो नरेटर ने उसको कहा कि ओके, अच्छे से सोचना, थिंक बेटर ऑफ इट एंड देन यू कैन कम टू माई प्लेस. He shook his head hesitantly. Anyhow, you will keep the secret. Don't follow me, he said. So, उसने अपना head shook किया. That means he shook his head in an unsure manner. That means he was not sure whether he would be coming back or not. And what did he ask again? Anyhow, you will keep the secret. Don't follow me. So, डायमंड मेकर ने उसको कहा कि आई होप दैट यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दिस सीक्रेट टू एनी वन एंड डू नॉट फॉलो मी, ताकि तुम पुलिस को बता सको. ही क्रॉस द रोड एंड वेंट इन टू द डार्कनेस. आई हैव नेवर सीन हिम अगेन. सो नरेटर ने उसको बाद में कभी नहीं देखा. ही जस्ट क्रॉस द रोड एंड वेंट इन टू द डार्कनेस एंड आफ्टर दैट ही डिडंट कम बैक. Afterwards, I had 2 letters from him asking me to send banknotes, not checks, to certain address. I did nothing. Once he came home when I was out. My servant described him as a very thin, dirty and ragged man with a terrible cough. He left no message. So after that, he didn't see him in person, but yes, he got 2 letters from him and he was asking him to send banknotes. That means money, not checks. मतलब कैश उसने भेजने के लिए बताया कि सेंड मी बैंक नोट्स टू दैट सर्टन एड्रेस जहाँ पे वो रुका होगा. लेकिन जो नरेटर है उसने कुछ नहीं किया. ही डिडंट डू एनीथिंग.
और उसके बाद वो एक बार उसके घर भी आया था. वंस ही केम होम व्हेन द नरेटर वॉज नॉट एट होम, ही वॉज आउटसाइड. और जो नरेटर का सर्वेंट था, ही डिस्क्राइब्ड हिम एज अ वेरी थिन, डर्टी एंड रैग्ड मैन. जो उसका लुक था पहले से, राइट, ही वॉज इन वेरी डर्टी एंड रैग्ड अप क्लोथ्स विथ अ टेरिबल काफ, बट ही डिड नॉट लीव एनी मैसेज. कोई मैसेज उसने नहीं छोड़ा था. Sometimes I feel I have missed the most brilliant opportunity of my life. Now, what is the most brilliant opportunity for the narrator? Buying that diamond for 100 pounds, just 100 pounds, right? So that was the opportunity which he got, but he didn't take it. So he feels sometimes, or you can say he regretted his decision of not buying that diamond from the diamond maker. He thinks that he may have died and his diamonds carelessly thrown aside. Sometimes I think I should have risked a few £100. So he is regretting कि जो डायमंड मेकर था वो तो वापस आया ही नहीं. Might be, see, that is totally upon the reader what he thinks, right? कि जैसे अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर आपको लगता है कि उसको कोई मिल गया हो जो उससे डायमंड्स खरीद ले, तो उसकी लाइफ सेटल हो गई होगी. ही माइट हैव अर्नड मच एंड ही माइट बी लिविंग अ हैप्पी एंड लग्जूरियस लाइफ. लेकिन मान लो अगर उसने खरीदा नहीं, उससे किसी ने नहीं खरीदा, दैन ही माइट हैव डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, स्टारवेशन, एंड उसके जो डायमंड्स थे वो भी कहीं पे ऐसे ही पड़े होंगे. सो द नरेटर इज रिग्रेटिंग about his decision that he did not buy the diamond. He thought कि I should have risked few £100. मतलब अगर कुछ पैसे मैंने रिस्क किए होते, मतलब डाल दिए होते वहाँ पे, तो शायद उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती और ही माइट बी एबल टू सेल दोज डायमंड और दैट डायमंड फॉर मच मोर मनी, राइट. इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि उसने ये अपॉर्चुनिटी मिस की. So students, I hope that you are clear with the story. I would just tell you the summary once again so that it's clear कि क्या था इस chapter के अंदर. So this story starts with the narrator who is getting relief from his business life by gazing at the river from the Thames embankment near the temple, that is Essex Street as mentioned, and there is a view of Waterloo Bridge and towers of Westminster beyond. Westminster means, as I told you, it's a government building near the Buckingham Palace. Okay. Now, over there, somebody who is looking like tramp, मतलब beggar जैसा दिखने वाला एक आदमी जो diamond maker है, right? वो वहाँ पे आता है and he starts conversation with the narrator. Despite his appearance, he talks like an educated person, क्योंकि वो educated था. He was an educated businessman and that's why he was talking in such a way. और उसके पास एक बैग था जिसके अंदर अनकट डायमंड्स रखे हुए थे. That means not polished. Okay, uncut diamonds means जो पॉलिश किए हुए नहीं थे. One which is as big as the tip of thumb. बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो उसको सेल कितने में कर रहा था? सिर्फ £100 में. So the narrator is suspicious about it and he doesn't want to buy that. Then when narrator wasn't ready to buy it, the diamond maker told him the whole story up till now. मतलब उसके साथ अभी तक जो भी हुआ वो सारी चीज़ें उसने बताई. So what all things happened to him? He said that he has spent years on the project of making artificial diamonds. It was done secretly so that others would not copy his work. Obviously, उसको अपना वर्क छुपा के तो रखना ही पड़ता वरना सबको ही आ जाता. So he did, and that's the reason he was not able to sell those diamonds. And that could and he also didn't tell anyone about the procedure, because if he might have told others, they might have produced the diamonds in large quantities और उन्होंने भी बेच के बहुत पैसे कर लिए होते. अभी ये जो उसका प्रोसीजर था, राइट, उसके अंदर काफ़ी सारे पैसे यूज़ हो गए उसके. After his money ran out, he conducted his experiments in cheap lodgings in Kentish
टाउन. जब उसके पैसे सारे ख़त्म हो गए तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया, कैंटिश टाउन में एक छोटे से लॉजिंग के अंदर. लॉज मतलब जहाँ पे सिर्फ बेयर नेसेसिटीज़ की चीज़ होती है, जैसे कि एक बेड हो गया, राइट, एक फ़ैन हो गया, वॉशरूम हो गया, वैसा. ठीक है. एंड ही ऑल्सो डिड मीनियल जॉब्स. मीनियल मीन्स विच डोंट गिव मच मनी. उसके अंदर अर्निंग्स बहुत कम होती है और लेबर ज़्यादा होता है. सो वैसा ही काम उसने स्टार्ट किया, लेकिन वो फाइनली सक्सीड हुआ व्हेन ही यूज्ड एन आइडिया सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गैब्रियल ऑगस्ट डॉबरी, जो हमने पढ़ा था. ही पुट द मिक्सचर which might produce diamonds together with dynamite in a cylinder too strong to burst. That means it won't burst. एक स्टील का जो सिलेंडर था उसके अंदर उसने रख दिया वो डायमंड के लिए जो मिक्सचर था वो और डायनामाइट. However, as he inspected the results, a neighbor in the lodgings house, thinking he was making a bomb and considering him as an anarchist, उसको क्या बनाया उसने, उसको क्या लगा वो बॉम्ब बना रहा है इसीलिए वो एनार्किस्ट है, और उसने पुलिस को बुला लिया. सो ही हैड टू अबेंडन द लॉजिंग्स हाउस टेकिंग विथ हिम हिज डायमंड्स एंड दिस लेफ्ट हिम इन द स्टेट विच द नरेटर हैज़ फाउंड हिम. मतलब नरेटर के सामने जिस तरह से वो अभी है वो उसका वही रूप है जो उसने वहाँ से छोड़ के जब निकला था तब. राइट. पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया वो राइटर ने, इसीलिए उसको वहाँ से निकलना पड़ा और उसके पास हाल में कुछ भी नहीं है. राइट नाउ ही इज़ होमलेस एंड ही इज़ कैरिंग डायमंड्स विच आर वर्थ 1,000 pounds, but he cannot sell it without causing suspicion. That means nobody is ready to believe his story and nobody is ready to believe that this is a diamond which is made by an artificial process. And so although he is having diamonds, he cannot live a good life. The narrator thinks the man's story might be genuine and gives him his business card. But although he had some communication with him for a period, he does not see the man again. Reflecting later on the encounter, he wonders if the man is dead or will perhaps re-emerge and become famous. So that is totally the opinion of the reader कि शायद वो मर गया होगा because of hunger या फिर वो काफ़ी फेमस हो गया होगा. वो उसका जो प्रोसीजर है वो उसने शायद किसी को बेचा हो और डायमंड्स भी बेच दिए हो, इसीलिए उसको लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस की. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट इज रीडिंग 1. So we are going to see the question answers of reading 1. Where did the narrator meet the mysterious man? So what do you think? Where did the narrator meet that man? Near the embankment, right? वो embankment के पास जब वो खड़ा था river Thames के पास, facing river Thames, at that time he met that mysterious man. So let's see the answer. Once after a hard day's work, the narrator had a headache and wanted to get away from the noise of the city. So he went down to the embankment near the Waterloo Bridge in Westminster. And this is where he met the mysterious man. Let's see the second question. Why is the narrator shocked when the man tells about throwing away name, wealth and position and doing a small business? So narrator क्यों shocked था? Why was he shocked when the mysterious man said that he should be throwing away his name, wealth and position? Because of his look. उसका जो look था और वो जो बोल रहा था, they were totally opposite, and that's the reason the narrator was suspicious about it and he was shocked. So let's see. The stranger seemed hopelessly poor. राइट. द मिस्टीरियस मैन कैसा था? बहुत ज़्यादा पुअर लग रहा था. एंड ही वॉज क्वाइट होपलेस. उसने अपनी लाइफ से सब कुछ खो दिया था, इसीलिए उसके अंदर कोई होप बचा ही नहीं था. ही वॉज रैग्ड एंड डर्टी, अनशेवन एंड अननेम्ड. ही लुक्ड एज दो ही हैड बीन लेफ्ट इन अ डस्टबिन फॉर वीक. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द मैन, मिस्टीरियस मैन. कैसा था वो?
उसके कपड़े काफ़ी फटे हुए थे, दे वर रैग्ड एंड डर्टी. ही डिडंट शेव हिज फेस, उसका बियर्ड काफ़ी बढ़ गया होगा शायद. एंड हिज हेयर वॉज नॉट कोम्ड, अननेम्ड मतलब उसके जो हेयर थे वो कोम्ब नहीं हुए थे. और वो कैसा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग एज इफ़ ही वॉज इन द डस्टबिन फॉर 1 वीक. उसमें से स्मेल भी इतनी आ रही होगी और वो दिख भी रहा होगा इतना गंदा. And then suddenly he started talking of the worries of large business. So obviously उसी वजह से नरेटर को कुछ समझ में नहीं आया कि इतना पुअर आदमी इतने बड़े बिजनेस की बात कैसे कर रहा है. And so this shocked the narrator who did not expect such a poor man to talk thus. Now let's see question number 3. How does the man prove that he was not lying about himself? So the man unbuttoned his tattered coat and pulled out a little canvas bag, untied it, opened it, and took out a brown pebble that he claimed was a synthetic diamond. He then went on to explain the process of its creation. So, when the narrator was not ready to believe him, he unbuttoned his coat, उसका जो फटा हुआ कोट था वो उसने अनबटन किया. एंड ही टुक आउट अ स्मॉल कैनवस बैग जिसके अंदर उसने वो ब्राउन पेबल रखा हुआ था जो उसके लिए क्या था, इट वॉज अ सिंथेटिक डायमंड, दैट मीन्स एन आर्टिफिशियल डायमंड. एंड देन ही explained the whole process how he made that diamond. Okay, let's see fourth one. Why was the narrator not keen on buying diamonds from him? It was difficult to believe that a poor tramp like him carried something on him that was worth several £100,000. While the man's story sounded too convincing and detailed to be false, the narrator did not have enough knowledge about the subject and could not completely believe him. So, narrator क्यों बाय नहीं कर सकता था वो? Because it was difficult for him to believe. You cannot believe that a poor beggar kind of person is carrying something which is worth thousands. क्योंकि अगर वो चीज़ इतनी कीमती है, if that thing is so expensive, then why is he roaming around in the ragged clothes? But उसकी जो स्टोरी थी, it was quite convincing and detailed. मतलब वो झूठी तो नहीं ही थी, it was not false. But the narrator did not have any knowledge about that person. उसके बारे में कोई information नहीं थी. And so he could not completely put trust on the diamond maker. The narrator himself was not a rich man, and paying hundreds of pounds for a suspect object was not possible for him. And he wasn't that rich. The narrator wasn't that rich कि कुछ पैसे फेंक दिए तो चलो चलेगा, ऐसा नहीं था, right? और वो भी ऐसा कोई सस्पिशियस चीज़ खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना सस्पिशियस चीज़ खरीद ले. ठीक है, लेट्स सी द फिफ्थ वन. Why did the man want to keep his diamond making business a secret? Yes, why did he wanted to make it secret? First of all, because it was considered to be illegal, right? And अगर कोई उसका प्लान या किसी को उसका प्रोसीजर मिल जाता तो वो उनको कॉपी करके वो लोग भी पैसे कमाते, राइट? इसीलिए. सो इट वॉज अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस. एंड मोर ओवर, इफ समबडी केम टू नो ऑफ हिज प्लान्स, दे कुड स्टील हिज आइडिया एंड प्रॉफिट फ्रॉम हिम. सो उसकी जो आइडिया है वो कोई अगर चुरा ले और उसके जैसा ही बनाए तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा और दूसरों को मिलेगा प्रॉफिट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Why was the man unable to sell his diamonds? So, for a poor man to convince someone that the diamonds were genuine was very tough, and that is practicality. Okay, if you are dressed up in suit and you are coming out of a big car, and if you say that you have a diamond, everybody is going to believe you. But if you are moving around like a beggar and then you say that you have diamonds, do you think anybody is going to believe you? Well, no one is going to believe you, right? So वही हुआ इसके साथ. And so for him to convince that he has diamonds was very tough, and the fact that he had created them himself and without the permission of government would have made anyone
सस्पिशियस, राइट. एक तो पहले जो उसका ड्रेसअप था उसके बेसिस पर कोई उससे ख़रीदता नहीं, और दूसरी चीज़ क्या थी, दोज वर नॉट रियल वन, दे वर produced through an artificial process, and that too without the permission of government. That means it was illegal. इसीलिए सबके ही मन में सस्पिशन क्रिएट करता था वो चीज़, और इसीलिए द डायमंड मेकर वॉज नॉट एबल टू सेल हिज डायमंड्स. Let's see 7-1. What do you think happened to the man in the end? Well, that is totally on you. Whatever you want to write, वो आपकी सोच है. आपको क्या लगता है कि वो डायमंड मेकर के साथ क्या हुआ होगा? अकॉर्डिंग टू नरेटर शायद वो मर गया होगा, या फिर वो शायद आगे जाके मिलेगा, वो भी एक फेमस पर्सन की तरह. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. In the end, I believe that the man would have been unable to convince anyone to buy his diamonds. The fact that he tried to contact the narrator more than once shows us that he did not have any immediate success. It is not clear whether the diamonds were genuine or not, but the man's insistence on secrecy makes the story very suspect. मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि उसने 3-4 बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया नरेटर को, राइट. सो यू कैन से दैट ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस एनीवन, इसीलिए वो बार बार इसको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था. एंड दैट मीन्स दैट ही डिड नॉट अचीव्ड सक्सेस इन सेलिंग दोज डायमंड्स. और क्लियर भी नहीं है कि वेदर वो डायमंड्स जेन्युइन थे कि नहीं थे, बिकॉज he said that he made it by himself, right? Those were artificial. और जो आदमी का insistence है that on secrecy, that makes the story very suspicious. So ये पूरी story suspicious क्यों लगती है, real क्यों नहीं लगती है? Because he keeps on insisting that the procedure that he had used in making these diamonds is a secret. और यही चीज़ पूरी स्टोरी को सस्पिशियस बनाती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन आंसर्स which you would be writing it down in your notebook once I send you the PDF along with the meanings, and also you are going to write reading 2 in your notebook. So you would be writing meanings, reading 1 and reading 2, but after only after I send you the PDF. Take care and see you soon.